हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम सभी NCERT क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 मानव पूंजी के बारे में पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मानव पूंजी है क्या और भौतिक पूंजी क्या है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मानव पूंजी के स्रोत क्या क्या हैं। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो लेक्चर काफ़ी यूजफुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपकी ज्ञान वृद्धि हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि मानव पूंजी के स्रोत क्या हैं। दूसरा है, क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि और वहाँ की मानव पूंजी में कोई संबंध होता है। तीसरा है, क्या मानव पूंजी के निर्माण का संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है, जिसे आमतौर पर मानव विकास के रूप में जाना जाता है। और चौथा है, भारत में मानव पूंजी के निर्माण में सरकार की क्या भूमिका हो सकती है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। मानव पूंजी के स्रोत। शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो भी इन्वेस्टमेंट करती है, जो भी पैसा लगाती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? हम मानव पूंजी में निवेश कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन तथा सूचना आदि मानव पूंजी के निर्माण के अन्य स्रोत हैं। शिक्षा के अलावा और कौन कौन से सोर्स हैं? जिसमें है स्वास्थ्य है, यानी मेडिकल है। कार्य के दौरान प्रशिक्षण, जिसको हम लोग ट्रेनिंग बोलते हैं, कि ट्रेनिंग में भी निवेश करना ही मानव पूंजी में निवेश कहलाता है। मेडिकल लाइन में निवेश करना, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, अच्छे ट्रीटमेंट हो सकें, यह भी मानव पूंजी में निवेश कहलाता है। और क्या है? प्रबंधन तथा सूचना। अपना जो ये टेलीकॉम सेक्टर है, इसमें भी लोगों को जो सूचनाएं आदान प्रदान की जाती हैं, इसमें भी पैसे का निवेश, पैसे का इन्वेस्टमेंट, ये कहा जा सकता है कि मानव पूंजी का निवेश है। टेलीकॉम सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी से लोगों को रूबरू करवाना, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, यह सब भी हमारा मानव पूंजी में निवेश कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मानव पूंजी में निवेश के स्रोत क्या क्या हैं। पहला हो गया अपना एजुकेशन हो गया। एजुकेशन में क्या हो सकता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर जो दोनों हैं, ये नए नए एजुकेशन सिस्टम, जैसे इस बार गवर्नमेंट ने काफ़ी वर्षों बाद न्यू एजुकेशन सिस्टम ले आया है, तो इससे काफ़ी यूजफुल साबित होने वाला है पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो नई नई शिक्षा नीति आई है। नई नई शिक्षा नीति के तहत तो नई बुक्स रहेंगी और नई नई टीचरों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको भी बढ़ाया गया है, उनके भी मानक निर्धारित किए गए हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी से, जैसे जांच करना हुआ, लोगों का ट्रीटमेंट हुआ, नई नई मेडिसिन्स हुई या नए नए पैथोलॉजी हुए, यानी कि जितने भी हैं मेडिकल लाइन में, हेल्थ सेक्टर में, इसमें भी निवेश करना, लोगों को पढ़ाना। भाई डॉक्टर कोई तभी बनेगा जब वो पढ़ करके आगे बढ़ेगा। तो मेडिकल की जो एजुकेशन है, वो उसमें भी पैसे को निवेश करना ही ये कहा जाएगा कि मानव पूंजी का स्रोत है। अब हम पढ़ लें बहुत कुछ, लेकिन हमको उसके बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज ना हो, सिर्फ थ्योरेटिकली नॉलेज ही है, तो वह हमारी एजुकेशन किसी लायक नहीं रहती है। इसलिए जैसे अगर कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, तो उसको डॉक्टरी के चलते ही उसी एरिया में, उसी फील्ड में ट्रेनिंग दी जाती है। कोई इंजीनियरिंग की अगर पढ़ाई करता है, तो उसको इंजीनियरिंग की फील्ड में ही ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे यदि कोई वकालत करता है, वकील की पढ़ाई करता है, तो उसको वकील वाली ट्रेनिंग दी जाती है। कोई पुलिस की पढ़ाई करता है, तो जब वो पुलिस में सर्विस पा जाता है, तो उसको पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी को कहते हैं प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण को कैसे और सुचारू रूप से लाया जाए, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे लोगों को बेहतर रूप से ये प्राप्त हो सके, उसमें भी जो निवेश होता है, वह भी ये कहा जा सकता है कि मानव पूंजी में निवेश है। मानव पूंजी का वो भी एक स्रोत है। अब जैसे टेलीकॉम सेक्टर हुआ, टेलीकॉम सेक्टर के बारे में लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रोवाइड कराना, ये मानव पूंजी के ही तहत आता है।
इन्हें कीजिए। समाज के अलग अलग वर्गों से 3 परिवारों का चयन करें। पहला है अति निर्धन, दूसरा है मध्यम वर्गीय और तीसरा है संपन्न। इन परिवारों के लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा पर व्यय की प्रवृत्ति का आकलन करें। जो सिटी में है या जो टाउन्स एरिया विलेजेस में है, आप अपने आसपास के लोगों को देखिएगा। जो ऐसी 3 फैमिली मिले, उनके बच्चे चाहे बेटी हो या बेटा हो, वो लोग अपनी बेटी और बेटों पर कितना पैसा निवेश करते हैं एजुकेशन सेक्टर में, आप इसका आकलन कीजिएगा। उसके बाद आपको ये खुद पता चल जाएगा कि मानव पूंजी का जो स्रोत है शिक्षा का, उसमें लोग कितना निवेश करते हैं और उसका कितना इम्प्लीमेंट होता है या कितना बेनिफिट मिलता है। आपके माता पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों कर रहे हैं? यह एक स्वाभाविक प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपको आपके माता पिता पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोग क्या देंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। हम आपके आंसर्स का वेट करेंगे। व्यक्तियों द्वारा शिक्षा पर व्यय उसी प्रकार का खर्च है जैसा कि कंपनियां निश्चित अवधि में अपने दीर्घकालिक निश्चित लाभ को सुधारने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर करती हैं। जैसे प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वे अधिक पैसा लगाती हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहती हैं। ऐसे ही है कि हम जो पैसा हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं कि हम अच्छे से पढ़ें, हमारे अंदर वह सभी क्वालिटी, वह सभी शिक्षा समाहित हो जाए जिसकी आज वर्तमान समय में आवश्यकता है। हम एक शिक्षित, सभ्य एवं सामाजिक नागरिक बन सकें, इसलिए हमारे पेरेंट्स हमको और जागरूक करते हैं। भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है। शिक्षा की भांति ही स्वास्थ्य को भी किसी व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शिक्षा की भांति ही स्वास्थ्य को भी किसी व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। अगर किसी भी देश का, चाहे वो इंडिया हो या अदर कंट्री हो, अगर वहाँ का हेल्थ सेक्टर ही बहुत वीक है, जब लोग स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? और जब लोग पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, तो वो कैसे देश के डेवलपमेंट में सहायक होंगे? इसलिए शिक्षा के साथ साथ ही स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। जैसा कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है, तो स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है? एक बीमार व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति? ये तो आपको पता ही है ना कि जो एक स्वस्थ व्यक्ति जिस कार्य को कर सकता है, वह एक बीमार व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, रुग्ण व्यक्ति या एक पेशेंट नहीं कर सकता है। चिकित्सीय सुविधाओं के सुलभ नहीं होने पर एक बीमार श्रमिक कार्य से विमुख रहेगा। इससे उत्पादकता में कमी आएगी। अब जैसे किसी भी फैक्ट्री हुई, कंपनी हुई, अगर उसका एम्प्लाई बीमार है तो उसके जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। तो उससे क्या होगा? कंपनी को लॉस होगा, और जब कंपनी का लॉस होगा तो धीरे धीरे ऐसे ही देश की इकोनॉमी भी घटती है। क्योंकि देश की अगर बात की जाए कि देश की अर्थव्यवस्था किसी व्यक्ति विशेष के चलते बढ़ती है, तो ऐसा नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था में देश के हर एक नागरिक का कुछ न कुछ भागीदार होता है, कुछ न कुछ हिस्सा होता है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि समान हिस्सा या समान भागीदार होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वह भी सहायक होता है, छोटा से छोटा व्यक्ति भी। अतः इस प्रकार से स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी वी कैन से कि स्वास्थ्य पर जो भी हम निवेश करते हैं, हेल्थ पर जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं, वह मानव पूंजी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। हम इसको नकार नहीं सकते हैं। प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान, टीकाकरण, चिकित्सीय आयुर्विज्ञान बीमारियों के क्रम में उसकी चिकित्सा तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता या ज्ञान का प्रसार